चलिए अब अपने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के नॉलेज को और वर्क डन इन एडियाबेटिक प्रोसेस और वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस के नॉलेज को थोड़ा एक्सपेंड करते हैं और अब इंजन की बात करते हैं। कॉर्नो का इंजन, कॉर्नो चक्र। अब अचानक से ये नई बात कहिए या सबसे इंपॉर्टेंट बात कह सकते हैं आप, कॉर्नो इंजन की। ये घटना है 1824 का। कौन थे ये? फ्रेंच इंजीनियर थे, नाम था साडी कार्नोट या सादी कार्नोट कह सकते हैं। इन्होंने एक इंजन के बारे में कल्पना की, इंजन के बारे में सोचा या इंजन के कॉन्सेप्ट को आप लोगों को बताया, ये कह सकते हैं। क्या बताया होगा अब सोचिए आप। तो ये इंजन के बारे में कल्पना करना शुरू कर रहे हैं, अब सोच रहे हैं इंजन के बारे में। एक ऐसा इंजन बनाए जिसमें किसी भी प्रकार से हीट का लॉस नहीं होना चाहिए, या एक ऐसा इंजन बनाया जाए जो जितना हीट लेगा उस सब के सब को वर्क डन में कन्वर्ट कर देगा। अब ये जो इंजन उन्होंने बनाया उसके लिए वो कहते हैं कि उस आइडियल इंजन के 4 इंपॉर्टेंट पार्ट होंगे। पहला इंपॉर्टेंट पार्ट होगा उसका सोर्स, स्रोत बोलेंगे इसको आप। इसका टेम्परेचर कितना रहेगा? T1। और इसका हीट कंडक्टिविटी, उसमें चालकता अनंत होगी। और इसका टेम्परेचर ऑलवेज हमेशा T1 केल्विन रहता है। इसका मतलब ये हुआ कि इससे चाहे कितनी भी ऊष्मा ली जाए इसका ताप नहीं बदलेगा, इसके टेम्परेचर में T1 ही रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। कैसे रहता है ये कुछ इस तरीके का है। ये जो इसका बेस रहता है उसको हम लोग इंसुलेटर बना देंगे और इसका जो अपर सरफेस रहेगा उसको कंडक्टर बना देते हैं। ये ठीक है। तो ये ऊपर वाला जो हिस्सा इसका है, अपर सरफेस है, वो कैसा रहेगा? कंडक्टिंग रहेगा। और इसका टेम्परेचर ऑलवेज कितना रहेगा? T1 पे। और ये है आपका सोर्स। क्लियर है बात? दूसरा जो हिस्सा है उसको आप बोलते हैं सिंक। कार्नो ने जो इंजन सोचा था उसके पार्ट्स पे आप लोग बात कर रहे हैं। तो एक पार्ट का नाम मैंने बताया सोर्स, इसका हाईएस्ट टेम्परेचर T1 होता है और इसका हीट कंडक्टिविटी इनफाइनाइट होती है। इसका कहने का मतलब ये हुआ आप इससे जितना चाहे हीट ले सकते हैं, इसका टेम्परेचर T1 केल्विन ही होगा। सॉरी। अब आगे गए, सिंक के पास पहुंच गए। अब ये सिंक कैसे रहता है? तो सिंक का टेम्परेचर आप लोग लिखेंगे T2 केल्विन का, और इसका भी हीट कंडक्टिविटी, उसमें चालकता इनफाइनाइट उन्होंने माना। इसका मतलब क्या हुआ? इसको जितनी चाहे हीट आप दे दीजिए, इसके भी टेम्परेचर में कोई चेंजेस नहीं होगा। और ये भी बिल्कुल ऐसी रहता है। कैसे मतलब? इसका जो अपर पार्ट होगा वो कंडक्टर होता है और बाकी जो सरफेस रहेगा इसका, ये इंसुलेटर होता है। किस टेम्परेचर पे रखेंगे आप इसको? T2 टेम्परेचर पे। नाम क्या है इसका? सिंक। क्लियर है? थर्ड इंपॉर्टेंट पार्ट अगर आप लें, 1 हो गया, 2 हो गया, ये थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हम लोग रखेंगे परफेक्ट इंसुलेटिंग
प्लेट। ये क्या है भाई? ये एक कंप्लीट इंसुलेटिंग प्लेट होगा जिससे होकर के हीट फ्लो नहीं कर पाएगा, जिससे होकर के ऊष्मा प्रवाहित नहीं हो पाएगा। पूर्ण कुचालक प्लेट, पूर्ण कुचालक प्लेट, या इसको स्टैंड भी कह सकते हैं आप। इसको चाहें आप तो एक नाम इसका स्टैंड भी दे सकते हैं, ठीक, या हीट इंसुलेटिंग स्टैंड कह दीजिए या पूर्ण कुचालक प्लेट कह लीजिए। तो मैं इसको लिख देता हूं, एक नाम है इसका स्टैंड भी, पूर्ण कुचालक स्टैंड। ये कैसा रहता है? ये इंसुलेटिंग है। नेक्स्ट और लास्ट पार्ट है इसका सिलेंडर विथ पिस्टन, है ना? सिलेंडर विथ पिस्टन या सिलेंडर एंड पिस्टन कह सकते हैं। खास क्या है? ये जो हिस्सा है ये अपने आप में एक मशीन है। कैसा है ये? इसका ये जो सिलेंडर है उसका ये जो वॉल होगा, इसकी दीवारें जो होंगी वो पूर्णतः कुचालक होंगी और इसका जो बेस होगा वो कंडक्टर होता है। और इसमें एक ऐसा पिस्टन लगा रहता है जो बिना किसी घर्षण के आसानी से ऊपर नीचे हो सकता है। मतलब ये जो पिस्टन है वो घर्षण रहित है और इसके अंदर कार्यकारी पदार्थ यानी वर्किंग सब्सटेंस के रूप में आप लोग आइडियल गैस को फील कर देना। कौन सोच रहे हैं इसको? कॉर्नो सोच रहे हैं। किस चीज के लिए सोच रहे हैं? इंजन बनाने के लिए सोच रहे हैं। कितने हिस्से कर दिए आपने? सोर्स, सिंक, परफेक्ट इंसुलेटिंग प्लेट या इंसुलेटिंग स्टैंड एक नाम हो सकता है, सिलेंड्रिकल एंड पिस्टन या सिलेंडर विथ पिस्टन। कैसा रहेगा? ये सारी चीजें हैं। अब क्या होना चाहिए? कॉर्नो ये कहते हैं कि आप ये जो आइडियल इंजन है उससे लगातार वर्क डन ले सकते हैं। लगातार इससे आपको वर्क डन मिलेगा। अब बात चूंकि वर्क डन की है तो इसके वर्क डन को हम लोग कॉर्नोट साइकिल बोलेंगे। वो कैसे वर्क डन लेंगे, आप किस रूप में वर्क डन लेंगे, उसको पीवी डायग्राम में हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। पीवी डायग्राम हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, ठीक। तो पीवी डायग्राम में एक साइकिल बनाते हैं, उसको नाम देंगे हम लोग क्या? कॉर्नो साइकिल। इसको मैं हटा रहा हूं। चलिए अब हम इसके वर्किंग पार्ट पे आ चुके हैं और वर्किंग को आपने नाम देके रखा है कॉर्नो साइकिल। करें क्या? 4 हिस्सों में काम करेगा। पहला हिस्सा होता है इसका आइसोथर्मल एक्सपेंशन। क्या नाम देंगे आप इसको? आइसोथर्मल एक्सपेंशन, समतापी प्रसार। क्या करेंगे आप? तो जो डायग्राम अपने बनाया है अपने कॉपी में सामने रखिए। मैं तो मिटा दिया, आपके सामने होगा। सबसे पहले सिलेंडर के आधार को ऊष्मीय स्रोत के संपर्क में रख देते हैं। कहाँ रखोगे आप? सिलेंडर को उठाना है और यहाँ जो सोर्स है उसके ऊपर रख देना है और पिस्टन को बहुत धीरे धीरे सिलेंडर से बाहर खींचा जाता है। धीरे धीरे क्यों? क्योंकि आपने कहा था आइसोथर्मल प्रोसेस करवाना है तो एक्सपेंशन या फिर उसका कंप्रेशन स्लोली होना चाहिए ताकि सफिशिएंट अमाउंट ऑफ सफिशिएंट टाइम मिल जाए ताकि हीट आसानी से सिस्टम और सराउंडिंग में एक्सचेंज हो सके। उसके लिए मैं कह रहा हूँ सबसे पहले अपने उस सिलेंडर को जिसमें पिस्टन लगा हुआ है, आइडियल गैस फील्ड है,
उसको आप सोर्स के ऊपर रखिए और धीरे 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 पिस्टन को बढ़ाते जाइए, बाहर की ओर खींचते जाइए। तो क्या होगा, प्रारंभ में जो गैस का प्रेशर है मान लेते हैं वो P1 है। ये सिलेंडर को मैं यहाँ बना दूँ क्या, यहाँ बना देता हूँ। चलो इधर ध्यान दीजिए, इधर ये आपका सिलेंडर कुछ इस तरीके से आपने बना के रखा है। बाकी वो सोर्स वगैरह को मैं नहीं बना रहा। क्यों नहीं बना रहा, क्योंकि आप लोग उसको ऑलरेडी अपने कॉपी में नोट कर लिए हैं और आप देख भी रहे होंगे। प्रारंभ में हम लोग कहते हैं इसका प्रेशर P1 है, क्लियर है, वॉल्यूम V1 है और टेम्परेचर T1 लिया है। ठीक, तो अगर मैं पीवी डायग्राम बनाऊं तो स्टार्ट कहां से हो रहा होगा, इस ए पॉइंट से स्टार्ट हुआ। और आइसोथर्मल प्रोसेस में कर्व भी आपने बनाना सीख लिया था और आप जानते हैं उसका स्लोप भी कितना निकाला था, वो भी हमको पता है। तो यहाँ ए पॉइंट है, ए पॉइंट पे प्रेशर कितना P1, वॉल्यूम कितना V1, टेम्परेचर कितना T1। टेम्परेचर को मैं स्लोप में दिखा दूंगा। चलिए, अब क्या होगा, धीरे धीरे अब पिस्टन आगे सरक रहा है तो गैस क्या करेगा, अपने आप को जब पिस्टन ऊपर की ओर जाएगा तो धीरे धीरे जब ये ऊपर जाएगा तो गैस अपने आप को क्या करेगा, एक्सपेंड करना शुरू करेगा। और इस तरीके से एक्सपेंशन करवाना है कि टेम्परेचर T1 बना रहे। इसका मतलब जब इसको आप इस सोर्स के ऊपर रखे हैं अभी, तो सोर्स क्या करेगा, इसको हीट ट्रांसफर कर देगा वर्क डन के लिए। तो इस प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट बना रहेगा। ठीक है, यहां से आप कहां पहुंच गए, अब बी पॉइंट में, और इस पीवी डायग्राम के हिसाब से ए से बी तक आप पहुंच गए हैं और आपका वॉल्यूम चेंज हो गया, कितना प्रेशर चेंज हो गया P1 से P2 और वॉल्यूम हो गया V1 से V2, लेकिन टेम्परेचर T1 है। क्लियर है, क्लियर है यहां तक। अब सोचिए आप यहां से यहां तक आप पहुंच चुके हैं तो वर्क डन कितना होगा, Q1 हीट आपने एब्जॉर्ब किया सोर्स से, मान लेते हैं वर्क डन करने के लिए कितना हीट एब्जॉर्ब करेंगे आप, Q1। तो Q1 हीट लिया, पूरा का पूरा वर्क डन उसमें कंप्लीट कर दिया ताकि टेम्परेचर कांस्टेंट बना रहे। तो आपको पता है आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए वर्क डन कितना लिखते हैं आप, V1 से V2 PTV, और इसको अगर आप सिंपल करते हैं तो क्या मिलता है आपको, RT1 log V2 by V1। ठीक है, ठीक है, या इसको आप चाहें तो यहां नाम ले लीजिए आप E और यहां एक नाम दे दीजिए आप ये वाला पॉइंट को G। आगे ABCD वहां रहेगा ही। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, एरिया अंडर द कर्व कितना होगा, AB GEA। ये वर्क डन हुआ पहला, यहां तक आप समझ गए हैं। दूसरा, अब क्या कीजिए आप, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 ले लीजिए। अब आते हैं, दूसरा है एडियाबैटिक एक्सपेंशन। अब क्या करिए, यहां से सिलेंडर को उठाइए और उठाने के बाद इसको वो जो इंसुलेटिंग स्टैंड लिया था आपने ना, उसके ऊपर रख दीजिए। तो पूरा सरफेस इंसुलेटिंग हो गया, पूरा सरफेस कुचालक हो गया। अब ये जो पिस्टन है जो ऊपर जा रहा था वो ड्यू टू इनर्शिया, जड़त्व के कारण बाहर की ओर निकलेगा और उसमें गैस का आपका क्या होगा, एक्सपेंशन होगा। क्योंकि दीवारें पूर्णतः कुचालक हैं, इसलिए जब ये एक्सपेंड करेगा तो इसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा या टेम्परेचर गिर जाएगा, टेम्परेचर कम हो जाएगा। तो आप लोग क्या करेंगे, ये पहुंच जाएंगे आप ये
सी पॉइंट पे, और टेम्परेचर आपका चेंज हो गया। क्या टेम्परेचर पे पहुंच गया? T1 से छोड़ करके T2 टेम्परेचर पे आ गया। क्लियर है? क्लियर है? और प्रेशर कितना हो गया? P3 हो गया। वॉल्यूम कितना हो गया? V3 हो गया। तो इस प्रोसेस में वर्क डन कितना होगा? एडियाबेटिक एक्सपेंशन पे वर्क डन निकालें, अगर कार्य निकालें आप, तो क्या बोलेंगे? एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए कार्य निकाल चुके हैं हम लोग पहले ही, तो ये हो जाएगा V2 टू V3 PdV, ये हो जाएगा K V2 टू V3। यहाँ चूंकि एडियाबेटिक इक्वेशन क्या आता है? PV टू द पावर गामा इक्वल टू K, तो यहाँ कितना बच जाएगा? dV V टू द पावर गामा। क्लियर है? P की वैल्यू K बाई V टू द पावर गामा आएगा, K को बाहर निकाल देंगे, K यहाँ से बाहर निकल आएगा। क्लियर है? अब जब इसको सिंपल करते हैं आप, तो क्या मिलेगा? इसको जब आप सिंपल कर देंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा? ये माइनस गामा ऊपर जाएगा, नहीं? तो ये हो जाएगा K गामा -1 होगा, या 1 माइनस गामा कर दो? 1 माइनस गामा कर देते, ये V टू द पावर माइनस गामा हो जाएगा यहाँ। तो माइनस गामा हुआ तो कितना आ जाएगा? K 1 माइनस गामा, फिर V3 टू द पावर 1 माइनस गामा K, ये तो यहाँ है V2 टू द पावर 1 माइनस गामा। क्या निकल के आया? K V3 1 माइनस गामा K V2 1 माइनस गामा। इसको मल्टीप्लाई किया, नीचे क्या आएगा? 1 माइनस गामा। और जो कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं? ये इक्वेशन है इसका, PV टू द पावर गामा इक्वल टू K। कहने का मतलब क्या? इसका कहने का मतलब है P2 V2 टू द पावर गामा P3 V3 टू द पावर गामा इक्वल टू K। क्लियर है? क्लियर है? तो देखिए क्या मिला आपको, क्या मिलेगा? यहाँ देखिए, इसको थोड़ा सिंपल करिए, यहाँ से थोड़ा सिंपल करिए। ये कितना हो गया? K V3 टू द पावर 1 और V3 टू द पावर माइनस गामा, और माइनस गामा कहने का मतलब K बाई गामा आ गया, माइनस K। अब फिर से वही V2 टू द पावर 1 बाई V2 टू द पावर गामा इक्वल टू 1 माइनस गामा। चलिए थोड़ा और सिंपल कीजिए, कितना हो जाएगा ये? इसके हिसाब से कितना होगा? देखिए, ये इक्वल टू अगर K कर दूं मैं, तो K बाई V2 टू द पावर गामा, K बाई V2 टू द पावर गामा, इसको मैं क्या लिखूंगा? P2। तो सिमिलरली ये क्या लिख दूंगा? इसको मैं P3। क्या लिखेंगे आप? P3। तो कितना आ गया भाई? P3V3 माइनस P2 V2 बाई 1 माइनस गामा। अच्छे से देख लीजिए, क्या किया मैंने? इसको इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेट करने से ये रिजल्ट आया। इसको मैंने सिंपली मैथमेटिक्स लगा के यहाँ पे K बाई V3 टू द पावर गेमा की जगह P3 और K बाई V2 टू द पावर गेमा की जगह P2 लिख दिया, क्योंकि ये तीनों इक्वल है, मतलब ये इक्वल होगा। तीनों इक्वल कहने का मतलब ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है।
राइट राइट। चलिए आगे चलते हैं। अब आइडियल गैस इक्वेशन से अगर बात करूं मैं, तो P3V3 किस टेम्परेचर पे है? T2 टेम्परेचर पे। और P2V2 किस टेम्परेचर पे है? T2 टेम्परेचर पे। तो यहाँ पे लिख सकता हूं मैं RT2, देख लीजिए यहाँ T2 और ये वाला B वाला पॉइंट T1 टेम्परेचर पे है, तो माइनस RT1 बाई 1 माइनस गामा इक्वल RT1 माइनस T2 बाई गामा माइनस 1। क्लियर है? चेंज किया हूं मैं माइनस को, यहां ऊपर वाले को T1 माइनस T2 कर दिया तो गामा माइनस 1 हो गया। ये इसको मैं लिख देता हूं, ये वाला पॉइंट ये H है, तो ये हो जाएगा एरिया BCHGB। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। अब क्या कीजिएगा, तीसरे स्टेज पे आप पहुंच गए। फर्स्ट और सेकेंड आपने नोट कर लिया होगा, मैं इसको अब मिटाने वाला हूं। मिटा दूं? चलिए मिटा देता हूं। मिटाने से अच्छा है इसी में थोड़ा सा चेंज करते हैं। अब आप कहां पहुंच जाएंगे? आइसोथर्मल कंप्रेशन पे, समतापी संपीड़न पे। अब आप एक काम करिए, अपने सिलेंडर को उठाइए और उठा करके सिंक के ऊपर रख दीजिए और धीरे धीरे इस पिस्टन को प्रेस करना शुरू करिए। तो जब आप इस सिस्टम को प्रेस करेंगे तो इसका वॉल्यूम डिक्रीज होगा और टेम्परेचर प्रोड्यूस होगा, अमाउंट ऑफ हीट मिलेगा ना। तो जो हीट बन रहा है, जो हीट जनरेट होगा, उसको आप सिंक को देते जाइए, तो इसका टेम्परेचर T2 का T2 एज इट इज बना रहेगा। जो एक्स्ट्रा आपने काम किया उसको आप क्या करेंगे, सीधा सीधा आगे देते जाइए, तो आपके पास आ जाएगा ये, आप पहुंच गए D पॉइंट पे और आपका प्रेशर चेंज हो गया है P4, वॉल्यूम हो गया है V4 और टेम्परेचर को रहने दीजिए T2 का। ठीक, वर्क डन कितना किया? W2 वर्क डन या W3 वर्क डन? तो Q2 अमाउंट ऑफ हीट यहाँ बना था जब आप इसको प्रेस कर रहे थे, उसको आपने सिंक को दिया है, तो यहाँ Q2 कितना हो जाएगा? W3 के बराबर। ठीक, और यहाँ V1 जो किए थे पहले, आपको क्या हो जाएगा? V3 से लेकर के V4 तक PdV। टेम्परेचर कितना हो जाएगा बेटा? बिल्कुल वही कर रहे हैं हम लोग, ये और ये हो जाएगा V4 बाई V3। क्लियर है? और इसको आप चाहें तो क्या लिख सकते हैं? RT2 log V3 बाई V4। उल्टा कर दिया तो यहां सामने माइनस आ जाएगा, ये हो जाएगा किसका एरिया का बराबर? इसको मैं लिख सकता हूं, ये वाला पॉइंट मिला दीजिए, ये वाला पॉइंट आप पहुंच गए हैं F में, तो ये हुआ आपका CH, एरिया ऑफ CHFDC। इसको नाम दे दो आप थर्ड इक्वेशन का। देख लीजिए यहाँ थोड़ा सा मिक्स हुए टाइप का थोड़ी लग रहा है, देखिए तो जूम करके, यहाँ V3 से V4 तक पहुंचे हैं आप, और Q2 अमाउंट ऑफ हीट जो बना था उसको सिंक को आपने ट्रांसफर किया है। ओके, यहां नेगेटिव साइन क्यों दिखा रहे हैं? ताकि हम दिखा सके कि हमने काम किया है। किस पे? सिस्टम पे। सिस्टम पे हमने इस तरीके से पिस्टन को धीरे 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 प्रेस करना स्टार्ट किया है। अब आते हैं फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट है इसमें एडियाबेटिक
मैं इसको मिटाना इसलिए नहीं चाह रहा हूं क्योंकि इसके कॉन्सेप्ट को आप शायद समझ गए हैं, इसलिए। चलो फिर भी हटाओ इसको, आपने तो नोट कर लिया है। फोर्थ वाला पॉइंट है, ये थर्ड है। फोर्थ पॉइंट आप लिखेंगे एडियाबैटिक कंप्रेशन। क्या करिए, वापस अब अंत में इस पिस्टन को वापस उठाइए और उस इंसुलेटिंग स्टैंड के ऊपर रख दीजिए, और रखने के बाद इस पिस्टन को दबाना जारी रखिए। तब तक इसको प्रेस करते रहिए जब तक आप वापस ए पे नहीं पहुंच जाते। क्लियर है? अब जब इसको प्रेस करेंगे आप तो आपका टेम्परेचर बढ़ेगा और वापस T2 से कहां पहुंच जाएंगे आप? T1 पे पहुंच जाएंगे। क्यों? क्योंकि पूरा का पूरा वॉल इंसुलेटिंग हो गया। जब इसको प्रेस करेंगे आप तो हीट जनरेट होगा, हीट जनरेट होने से टेम्परेचर इंक्रीज होगा, और वो टेम्परेचर सराउंडिंग पे ट्रांसफर नहीं हो सकता क्योंकि ये पूरा का पूरा इंसुलेटर बन चुका है। ठीक है? तो अब W4 कितना काम किया आपने? तो ये W4 इक्वल्स टू V4 से लेकर के V1 तक PdV। ठीक है? बिल्कुल वही होगा जो उसके साथ हुआ था, बिल्कुल वही करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? PV टू द पावर गामा होता है, PV टू द पावर गामा होता है इज इक्वल टू K। यहां क्या लिखेंगे आप? K। ठीक है? ये हो गया आपका V4 से लेकर के V1 तक, और ये हो जाएगा dV टू द पावर गामा। ठीक है? अब अगर इसको आप सिंपल करें तो ये कितना आएगा? इसको अगर पूरा सिंपल कर दें आप, बिल्कुल वैसी जैसे आपने किया था पिछली बार, तो वापस वो चीज रिपीट होगा बट नेगेटिव में। तो यहां कितना लिख देना आप? -R T1 - T2 बाई गामा -1। मतलब ये हो जाएगा आपका एरिया DFEAD। मैंने इंटीग्रेट करके इसको नहीं दिखाया है भाई, मेरे को ये लगा कि इंटीग्रेट आप इसको कर लेंगे, लिमिट भी आप रख लेंगे और चेक कर लीजिए ये आ रहा होगा। आप डायरेक्ट नहीं करेंगे, आपको एक एक स्टेप पूरा सॉल्व करना ही है। ये आएगा जैसे आपने सेकेंड स्टेज में किया है, बिल्कुल वैसे यहां भी करेंगे और आपको पूरा करना है। एक चीज आपको समझ में आ गया होगा, ये जो W4 है वो W2 के बराबर निकल रहा है। क्या दिखा आपको? W2 इज इक्वल टू W4 दिखा होगा, और दोनों इक्वल एंड अपोजिट है। माइनस में है वो प्लस में है, वहां एक्सपेंशन हो रहा था, यहां कंप्रेशन हो रहा है, दोनों एक दूसरे के उल्टा है। तो क्या करें अब आगे चलते हैं। चारों वर्क डन तो निकल गए ना? तो नेट वर्क डन कितना निकला? टोटल वर्क डन कितना होगा पूरे साइकिल में, यानी ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ए तक आने में टोटल वर्क डन कितना किया आपने? इसको नोट कीजिए, मैं मिटा रहा हूं पूरा। कितना किया? तो ये जो W आया दिख रहा है ना? हाँ, ये जो W आया ये W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4। अब वैल्यू रखिए। W1 कहने का मतलब क्या है? एरिया ऑफ ए बी जी है ना? ABGEA प्लस एरिया ऑफ BCDE
BCHGB। ठीक, फिर माइनस एरिया। माइनस क्यों कर रहा हूं आपको पता है? ये सिस्टम काम कर रहा था, अब आप सिस्टम के ऊपर काम कर रहे हैं, सिस्टम को प्रेस करना आपने स्टार्ट कर दिया है। एरिया, ये देखिए यहाँ एरिया C है, H है, F है, D है, तो CHFDC माइनस एरिया, यहां से यहां पहुंच गया आप, तो D से FEA, D से FEA, क्या बचेगा? सब एरिया को अगर सॉल्व कर देंगे आप तो ABCD बच जाएगा, एरिया ऑफ ABCD। इसका मतलब क्या मीनिंग है इसका? W की वैल्यू कितना निकालेंगे आप? यहां तो ये दो जो टर्म है आपका W2 और W3 एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, बचा क्या? इक्वेशन 1 और इक्वेशन 4। क्या बचेगा? इक्वेशन 1 और इक्वेशन 4। भाई इसमें वैल्यू रख देंगे तो क्या निकल के आएगा? तो आप क्या लिखेंगे इसको? W की वैल्यू RT1 log V2 by V1 माइनस RT2 log V3 by V4। अब यहां पे देखिए B पॉइंट और C पॉइंट इस एडियाबेटिक कर्व पे है, और B पॉइंट के लिए टेम्परेचर T1 है और C पॉइंट के लिए टेम्परेचर T2 है। भाई क्योंकि आप B से C तक आए हैं इसमें एडियाबेटिक प्रोसेस में, ये मत कहना कि एक ही कर्व में है तो B के लिए भी T2 लेंगे, नहीं, B किस में है? T1 टेम्परेचर पे है। जब आपका वॉल्यूम V1 से V2 हुआ उस टाइम टेम्परेचर T1 है, और जब वॉल्यूम V2 से V3 हुआ उस टाइम टेम्परेचर T2 है। तो आपका एडियाबेटिक इक्वेशन क्या कहता है? क्योंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं? PV टू द पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है। कॉन्स्टेंट कहने का मतलब क्या? इसका मतलब ये हुआ T1 V2 टू द पावर गामा माइनस 1 बराबर होगा T2 V3 टू द पावर गामा माइनस 1। इसका मतलब T1 बाई T2 जो होगा, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 5, तो ये निकल के आ जाएगा, इधर जाएगा ये, तो V3 बाई V2 टू द पावर गामा माइनस 1, इसको ले लीजिए आप 6 नंबर का इक्वेशन। सिमिलरली इसी प्रकार हम लोग बात करेंगे किसका? इस D पॉइंट और यहाँ D पॉइंट है और A पॉइंट का, एट पॉइंट D एंड A, point D and A lie on the same adiabatic curve DA। तो D के लिए टेम्परेचर कितना? T2, और A के लिए टेम्परेचर कितना? T1। तो रिजल्ट क्या आएगा? रिजल्ट क्या लिखेंगे आप? बिल्कुल यही, यहां लिख दीजिए आप, यहां भी लिखना पड़ेगा, इस लाइन पे यहां पे भी लिखेंगे आप। क्या लिखेंगे? पॉइंट B एंड C लाई ऑन द सेम एडियाबेटिक कर्व BC। क्या लिखेंगे यहाँ? चूंकि B और C एक ही रुद्धोष्म वक्र BC पर हैं, अतः हम जानते हैं ये, तो ये आएगा। अब यहाँ क्या लिखेंगे? इसी प्रकार D व A एक ही रुद्धोष्म वक्र AD पर हैं, अतः क्या लिखेंगे आप? पॉइंट D and A lie on the same adiabatic curve DA। तो क्या मिलेगा? देखिए यहाँ टेम्परेचर के हिसाब से ये हो जाएगा T2 V4 गामा माइनस 1 इज इक्वल टू T1
V1 गामा माइनस 1, सिंपल कीजिए तो ये मिल गया T1/T2, जैसे यहाँ किया ये हो जाएगा V4/V1 टू द पावर गामा माइनस 1। ये हो गया इक्वेशन नंबर 7। अब इक्वेशन 6 और 7 की बात करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 6 एंड 7 क्या होगा, यहाँ T1/T2, यहाँ भी T1/T2, तो कितना आएगा, ये मिलेगा आपको V1/V4 टू द पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू V2 टू द पावर V3 गामा माइनस 1। तो गामा माइनस 1 कंपेयर कर देंगे अगर, तो ये निकल के आ गया V1/V4 इक्वल V2/V3 या V2/V1 इज इक्वल टू V3/V4। तो इक्वेशन नंबर 5 देखिए, इक्वेशन नंबर 5 क्या हो जाएगा, यहां ये वाला इक्वेशन W वाला, क्या निकल के आया, ये तो एक ही क्वांटिटी हो गया ना, V2V1 लिखो या V3V1 लिखो, ये वाला 5th वाला में क्या मिलेगा, इसको भी एक इक्वेशन नाम दे दो भाई, ये 7th हो गया तो ये 8 नंबर का इक्वेशन, नोट कर लीजिए इसको, फिर मैं मिटाता हूं। हो गया, ये नेट वर्क डन निकल के आया है, नेट कार्य कितना हुआ, अगर मैं V3/V4 की जगह V2/V1 लिख दूं तो नेट वर्क डन W का मान कितना निकल के आएगा, हटाऊं, मतलब समीकरण 5 में V3/V4 का मान रखने पर तो क्या बना, कुल कार्य कितना निकल के आएगा, देखिए यहां लिखना पड़ेगा कुल कार्य नेट वर्क डन कितना आएगा भाई, नेट वर्क डन कितना आएगा भाई, RT1 log V2/V1 RT2 log V2/V1, इसकी वैल्यू रख दिए तो, या इसको आप ये भी तो कह सकते हैं RT1 minus T2 log V2/V1। क्लियर है। अब आप चाहते हैं एफिशिएंसी निकालना, इंजन की दक्षता, तो कुल कार्य कितना किया, इंजन की दक्षता निकालनी है, दक्षता को हम लोग टाउ से दिखाते हैं, कुल कार्य दक्षता को कैसे परिभाषित किए थे आप, कुल कार्य कितना निकला, यूजफुल आउटपुट आया और इनपुट कितना है, इनपुट लिया था Q1 और यूजफुल आउटपुट आया है W, तो ये W की वैल्यू रखिए RT1 minus T2 log V2/V1 और Q1 की वैल्यू देखिए इक्वेशन 1 से, तो ये हो जाएगा RT1 log V2/V1। ये वाला टर्म इस वाले टर्म को कैंसिल कर देगा, R और R कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा T1 minus T2/T1 इज इक्वल टू, अगर इसको सेपरेट कर दे तो क्या मिलेगा, 1 minus T2/T1। यही निकालने की कोशिश कर रहे थे हम लोग, से क्या समझ में आया, ये कॉर्नो इंजन की एफिशिएंसी है। इसका मतलब क्या समझे आप, ये जो कॉर्नो इंजन आपने बनाया है या सादी कॉर्नो ने जिस इंजन के बारे में सोचा था, वो इंजन केवल सोर्स और सिंक के टेम्परेचर पर निर्भर करता है,
और इन दो टेम्परेचर के बीच कोई भी इंजन अगर काम करेगा उसकी दक्षता एक समान होगी। अब अगर आप चाहते हैं एफिशिएंसी 1 आए, इसका एफिशिएंसी अगर 1 लाना है तो T2 इज इक्वल टू 0 लेना पड़ेगा। दूसरा लिख लीजिए, इंजन की एफिशिएंसी 100% करने के लिए सिंक का टेम्परेचर 0 होना चाहिए, जो पॉसिबल नहीं है। इससे यह भी प्रूव हुआ कि कोई भी इंजन आप ऐसा नहीं बना पाएंगे जिसकी एफिशिएंसी 100% हो सके। इसका मतलब क्या, T1 माइनस T2 जिसके लिए जितना ज्यादा होगा उसकी दक्षता उतनी ज्यादा होगी। 3 इंपॉर्टेंट चीजें हमने कही हैं। पहला इंपॉर्टेंट चीज क्या कहा, कार्नो इंजन की एफिशिएंसी केवल सोर्स और सिंक के टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। दूसरा हमने ये कहा कि इंजन की एफिशिएंसी 100% करने के लिए सिंक का टेम्परेचर 0 होना चाहिए। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात हमने ये भी कहा कि यदि T1 माइनस T2 का मान अधिक है तो दक्षता का मान भी अधिक होगा। अब आप सोचिए इंजन की दक्षता आप कैसे बढ़ाएं। ये जो कार्नो इंजन बना है उसकी दक्षता आप किस तरीके से बढ़ाएंगे। तो इंजन की दक्षता आप 2 प्रकार से बढ़ा सकते हैं। पहला, स्रोत के ताप को स्थिर रखकर सिंक का ताप घटा दीजिए। क्या बोल रहा हूं मैं, स्रोत के ताप को स्थिर रख करके T2 के मान को घटा दीजिए, या T2 को स्थिर रख करके T1 के मान को बढ़ा दीजिए। अब आप सोचेंगे कि इसमें से सरल कौन सा है, तो पहला वाला ज्यादा इजी है। क्यों, देखिए फिर क्यों पहला वाला ज्यादा इजी है। T2 इज लेस देन T1, ठीक है, तो T1 को बढ़ाने की अपेक्षा T2 को घटाना ज्यादा प्रभावी होगा, ठीक है, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया कार्नो इंजन, एक आदर्श इंजन, एक आइडियल इंजन जिसकी एफिशिएंसी 100% आपने ज्यूम की। इसके बेस पे थर्मोडायनेमिक्स का सेकेंड लॉ आपको पढ़ना है, उष्मागतिकी का द्वितीय नियम की आपको बात करनी है, ठीक, ठीक है। समझ में आ गया होगा, इसको अच्छे से देखिए, रिवाइज करिए, ठीक है। और अगर कोई डाउट है तो उसको फिर से रिवाइज करके देखिए या फिर डिस्कस कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।